हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते रहें। बडीज़, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। आज अगेन एक शिकायत आप लोगों से करनी थी कि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं मेरी ऑडियोज़ को और यकीन है कि पसंद भी करते होंगे। तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, और अगर आपने अब तक लाइक प्रेस नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक का बटन प्रेस कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो सबसे पहले शेयर की जाए। तो गाइस, आज की जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें नौमान साहब ने इंडिया से शेयर की है। ये बताते हैं कि जितने भी इंसिडेंट थे या जो भी वाकयात थे, ये इन्होंने अपनी आंखों से 1980s में या 1985 में विटनेस किए थे। इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था और इनके जो दादा थे वो इनके सामने, यानी जब ये पैदा हुए थे, मौजूद थे। नौमान भाई बताते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मैं बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें थी जो अपने घर में ख़ास तौर पे दादा के साथ महसूस किया करता था। जैसे कि जो हमारे दादा थे वो 5 वक्ता नमाजी थे, वो नमाज का, पाकी नापाकी का और हर चीज़ का ख्याल रखा करते थे, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन उसके साथ साथ अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में, यानी कि 9 या 10 बजे के बाद, मैं अक्सर देखता था कि एक बिल्ली है जो छत की तरफ से, यानी सीढ़ियों की तरफ से उतरती हुई आती है, और इसका जो कलर है वो काला कलर है, और वो सीढ़ियों से होती हुई सीधी हमारे दादा के कमरे की तरफ जाती है। अच्छा, ये जो बिल्ली है, शुरू में तो ऐसा लगता था कि जैसे नॉर्मल बिल्लियां हुआ करती हैं वैसे ही बिल्ली है, लेकिन अक्सर मैंने जब उसके ऊपर गौर किया तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके जो पाँव हैं कुछ अजीब तरीके से टेढ़े पाँव हैं। अगर किसी जानवर के पाँव टेढ़े हों या उनमें कोई फॉल्ट हो तो उसके चलने में या उसके वॉक करने में दुश्वारी हुआ करती है। लेकिन ये जो बिल्ली थी, हालांकि इसके टेढ़े पाँव थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये चलती थी तो ज़रा बराबर भी शक नहीं आता था कि इसके पाँव जो हैं वो टेढ़े पाँव हैं या छोटे बड़े पाँव हैं। चले, आप हो सकते हैं कि इसको इत्तेफाक करार दें, या हो सकता है कि जानवर चलने को मैनेज कर लेता हो, लेकिन कुछ अजीब बातें थी जो मैं नोट किया करता था। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि जब बिल्ली दादा के रूम के अंदर जाती तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के अंदर अंदर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता, और क्योंकि मैं छोटा था ये सारी चीज़ें देख रहा होता था। या हो सकता है कि जो आंखों का पर्दा है, जो आमतौर पे हमारे और जन्नात या दीगर मखलूकात के दरमियान हुआ करता है, उस पर्दे के ना होने की वजह से मुझे मनाजिर नजर आते हों। दरवाज़ा ना सिर्फ खुद ब खुद बंद होता था, बल्कि जब वो दरवाज़ा थोड़ी देर बाद खुला करता था और जब बिल्ली दोबारा से बाहर निकलती थी या स्टेयर्स की तरफ जाती थी, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके पाँव नॉर्मल हो चुके हैं या सीधे हो चुके हैं। बात जहाँ तक बिल्ली के आने जाने की थी, फिर भी समझ में आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मेरे सवालात या मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो बढ़ती चली गई, तो मैंने उस बिल्ली को या उस टाइम को फॉलो करना शुरू किया या फोकस करना शुरू किया जब बिल्ली हमारे दादा के कमरे में जाती थी और दरवाज़ा बंद हुआ करता था। एक दफ़ा मैं चुपके से दादा का जो कमरा था उस दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया, और मैं कोशिश कर रहा था कि अंदर से कोई आवाज़ आ सके या पता चल सके कि अंदर क्या चल रहा है। खैर, जब मैंने अपना कान दरवाजे से लगाया
तो मुझे ऐसा लगा कि दादा के साथ कोई मर्द बात कर रहा है। उसकी बड़ी भारी सी आवाज़ है, जैसे कि आमतौर पे बारोब आवाज़ हुआ करती है। और दादा भी ना सिर्फ उससे बातें कर रहे हैं बल्कि उससे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। कुछ सवालात वो करता, कुछ सवालात दादा करते और दोनों एक दूसरे के सवालात का जवाब दिया करते। अभी जबकि मैं उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था तो एकदम से दरवाज़ा खुला, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो दादा मेरे सामने खड़े हुए थे और वो कहने लगे कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब दादा ने जब मुझसे सवाल किया तो बजाय इसके कि मैं उनके सवाल का जवाब देता, मैंने फौरन से अंदर की तरफ झांका। और जब मैंने अंदर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि जहाँ पे दादा बैठा करते हैं उनके बिल्कुल सामने एक चेयर रखी हुई है और उस चेयर पे वही बिल्ली बैठी हुई है जो अक्सर दादा के रूम में आया करती थी। हालांकि कुछ सेकंड पहले मैंने अपने कानों से सुना था कि दादा के रूम में कोई मर्द मौजूद था जो इनसे बातें कर रहा था। तब जाके मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि दादा के पास ये जो बिल्ली आया करती है ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है। यकीनन ये कोई जिन है या कोई इस तरह की मखलूक है जो दादा के पास आया करती है, और ना सिर्फ आया करती है बल्कि उनसे आके बातें किया करती है। ये बताते हैं कि इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1989 चल रहा था और मेरे दादा का इंतकाल होने वाला था। मैं इत्तफाक से किसी काम से रात के 8 या 9 बजे छत की तरफ गया, और जब मैं छत की तरफ गया तो पहला इंप्रेशन ये आया कि छत के कोने में यानी आखिर में कोई बुजुर्ग खड़े में, और ना सिर्फ खड़े में, वहाँ पे खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने अपने घर की छत पे किसी अजनबी बुजुर्ग को देखा जिनका चेहरा बड़ा पुरनूर था, और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे ना सिर्फ नूर मौजूद है बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट है जो उनके चेहरे पे हर वक्त मौजूद है। अब जैसे ही मैंने अपनी छत पे उन बुजुर्ग को देखा तो मैं फौरन से भागता हुआ नीचे आया, और जब मैं नीचे आया तो मेरी मदर सामने खड़ी हुई थी। मैंने अपनी मदर से कहा कि मेरे साथ फौरन छत पे चलें, छत पे कोई आदमी मौजूद है और पता नहीं कौन आदमी है। अब जब मेरी मदर मेरे साथ छत पे आई और जब हम लोगों ने छत पे आके देखा तो उसी जगह पे जहाँ पे वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, अब वहाँ पे उनके बजाय वही काली बिल्ली या बिल्ला मौजूद था जो कि अक्सर दादा के रूम में न सिर्फ आया करता था बल्कि बाकायदा उनसे बातें किया करता था। खैर, ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद मेरी जो मदर थी वो कहने लगी कि तुम्हें भी शौक है कि तुम्हें हर बात पता चले, हर बात बच्चों को या हर किसी को बताने की नहीं हुआ करती। और उसके बाद उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि आज के बाद दादा के पीछे या उनको फॉलो करने की कोशिश ना करना। यह बताते हैं कि उसके कुछ अरसे बाद मेरे जो दादा थे उनका इंतकाल हो चुका था, और अक्सर ऐसा होता था कि उनके इंतकाल के बाद भी उनके कमरे से दादा के बातें करने की, और ना सिर्फ दादा के बातें करने की बल्कि दादा के साथ साथ उस आदमी के बातें करने की भी आवाज़ें आया करती थीं, जिसकी आवाज़ काफ़ी अरसे पहले मैंने खुद अपने कानों से ना सिर्फ सुनी थी बल्कि मुझे यकीन था कि दादा के साथ कोई ना कोई उस कमरे में मौजूद हुआ करता था। ये बहुत सारे सवालात थे, ये बहुत सारी बातें थीं जो दादा के इंतकाल के साथ उनके साथ ही दफन हो गईं। आज तक ना मुझे इन सवालात का जवाब मिल सका, ना ही मैं अपने माइंड में क्लियर हो सका कि आखिर ये जो कुछ था, ये जो कुछ मैंने देखा था, उसकी क्या हकीकत थी। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है, और ये स्टोरी हमारे एक जानने वाले हैं आशिर साहब, उनकी स्टोरी है। ये बताते हैं कि ये कराची के इलाके गुलशन मेमार के किसी ब्लॉक में रहा करते हैं, और अभी रिसेंट पास्ट में यानी अब से तकरीबन समझ लें कि आप 1 साल पहले या 13 महीने पहले इनकी लास्ट दिसंबर में शादी हुई थी। ये बताते हैं इनकी जो शादी थी वो टोटली अरेंज मैरिज थी,
और इनके वालिदैन ने या इनकी बहन ने ये जो रिश्ता था वो लगवाया था। अब इनका जो ससुराल था वो इनके घर से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। ये बताते हैं कि वहाँ पे एक मशहूर सोसाइटी है जो कि एक ख़ास कम्युनिटी की सोसाइटी है, तो वहाँ पे इनकी वाइफ शादी से पहले रहा करती थी। अब जब इनकी नई नई शादी हुई तो जैसे कि हुआ करता है कि जब लोगों की नई नई शादी होती है तो शुरू में ये ससुराल के या उनके रिश्तेदारों के बड़े चक्कर लगाया करते हैं। तो वैसे ही इनकी आदत थी, एक तो वैसे ही ये रात में घूमने के शौकीन थे। जब भी इनका दिल चाहता रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बाइक स्टार्ट की, बेगम को पीछे बैठाया और अपने ससुराल चले गए। ये बताते हैं कि ऐसे ही रात के तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था और जो मेरी बेगम थी वो एकदम से कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी की या अपने घर वालों की शदीद याद आ रही है। अब नई नई शादी हुई थी, सारी बातें बेगम की मान लिया करते थे, तो इन्होंने अपनी बेगम के कहने पे अपनी बाइक निकाली, बेगम को कहा कि तैयार हो, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ही यानी तकरीबन 1:45-2 बजे के टाइम ये अपने ससुराल के लिए रवाना हुए। ये बताते हैं कि जब मैं अपने ससुराल पहुंचा तो रात के तकरीबन 2:15-2:30 बजे का टाइम था और मेरी सास भी मुझे कहने लगी कि तुम भी चाहो तो आज रात हमारे साथ रुक जाओ। अब ससुराल जाना अलग बात होती है, लेकिन वहां पे रुकना गैरत के खिलाफ हुआ करता है। तो ये बताते कि मैंने भी उनको कहा कि आप अपनी बेटी को रोक लें, मैं कल लेने के लिए दोबारा आ जाऊंगा। जब मैं अपने ससुराल से निकला तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, शदीद सर्दी हो रही थी और हमारा जो एरिया था, क्योंकि ये हाईवे से मुत्तसिल था, तो हाईवे पे मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने ससुराल से निकला और मेरा जो रुख था वो अपने घर की तरफ यानी हाईवे की तरफ था, और हाईवे पे तकरीबन 3-2.5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मुझे आगे जाके लेफ्ट मुड़ना था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ये 2.5-3 किलोमीटर कवर किए और मैं अपनी सोसाइटी की तरफ या अपने घर की तरफ लेफ्ट साइड पे मुड़ा, तो जैसे ही उस वक्त हम लेफ्ट साइड पे मुड़ा करते थे तो कोने पे 3 या 4 दरख्त मौजूद थे जो कि शायद बेरी के दरख्त थे। अब जैसे ही मेरी गाड़ी मुड़ी और मेरी बाइक की लाइट उन दरख्तों पे या उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि बेरी के दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी हुई है और उसका जो सर है वो उसने अपने घुटनों के बीच में रखा हुआ है, जैसे कि हेड डाउन किया करते हैं, और उसका जो मुंह है यानी उसकी जो निगाहें हैं वो नीचे की तरफ हैं। ये बताते हैं कि जब मेरी पहली दफा उस लड़की पे या उसके कपड़ों पे नजर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कपड़े हैं, ये जो फिगर है या उसकी जो शक्ल है वो बड़ी देखी देखी शक्ल है। ये बताते हैं कि जब मैंने दोबारा से उसके ऊपर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके जो कपड़े हैं हूबहू मेरी वाइफ की तरह हैं और बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे कपड़े मेरी वाइफ ने अभी कुछ देर पहले पहने हुए थे। ये बताते कि मैं जरा सा शॉक में आ गया और मैंने अपनी बाइक की जो स्पीड थी उसको विलिंगली स्लो कर दिया। ये तकरीबन बाइक को आप समझ लें रोक ही दिया। अब जैसे ही मैंने बाइक बिल्कुल स्लो की तो मेरी बाइक की जो लाइट थी मुकम्मल तौर पे उस लड़की के ऊपर थी और अब बाकायदा लग रहा था जैसे कि मेरी ही वाइफ इस बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वैसे ही उसके बाल थे, वैसे ही उसके कपड़े थे, इवन के जो उसके हाथ में चूड़ियां मौजूद थीं वो भी वैसे ही थी जैसे कि मेरे वाइफ की चूड़ियां थीं। इसी दौरानिए में कि जबकि मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था या मैं हैरान हो रहा था तो एकदम से वो जो लड़की थी जो मेरी वाइफ की तकरीबन कॉपी लग रही थी उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया तो अब यकीन करें कि मेरी समझ से बाहर था, मेरी ही वाइफ की हमशक्ल हूबहू वैसे ही वही कपड़े, वही ड्रेसिंग और वैसे ही चूड़ियां पहने हुए वो लड़की उस बेरी के दरख्त के नीचे मौजूद थी और न सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुझे अपनी लाल लाल आंखों से या आप समझ लें कि अंगारा भरी आंखों से मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। सिर्फ उसकी आंखें लाल थीं जबकि मेरी वाइफ की जो आंखें हैं वो लाल नहीं हैं।
میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ کون لڑکی ہے جو ہو بہو میری وائف کی ہم شکل ہے اور ویسے ہی اس کے چہرے پہ گیسچر ہے یا ویسی ہی اسمائل موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی میں اس کو مزید سمجھنے ہی والا تھا کہ اس نے باقاعدہ نہ صرف میرا نام لیا بلکہ میرا نام لے کے مجھے پکارا اور کہنے لگی کہ وہاں پہ کیا کر رہے ہو، میرے قریب آؤ، مجھ سے بات کرو، اور بھلا مجھے چھوڑ کے تم واپس کہاں جا رہے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ سیکنڈز کے اندر اندر جیسے ہی اس نے یہ سب بولا تو میں تقریباً شوق میں جا چکا تھا اور میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دورانیے میں جب میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں نہ صرف وہ جلے ہوئے پاؤں ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جھلسے ہوئے پاؤں ہیں اور کچھ عجیب طریقے سے ٹیڑھے پاؤں ہیں، اور ان پاؤں کے اندر جو انگلیاں موجود ہیں وہ 5 کے بجائے 3 بڑی بڑی سی انگلیاں موجود ہیں۔ ایک عجیب منظر میرے سامنے تھا اور میں چاہنے کے باوجود بھی نہ صرف وہاں سے ہل پا رہا تھا بلکہ میری زبان ایسا لگ رہا تھا کہ اس پہ فالج گر چکا ہے۔ مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا یقیناً یہ کوئی شیپ شفٹر ہے یا کوئی چڑیل ہے یا اس طرح کی مخلوق ہے جو میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جیسے تیسے میں آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہوا اور میرا دماغ اتنا بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں بائک کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں چاہوں تو ایک کک ماروں، بائک کو سٹارٹ کروں اور یہاں سے اپنی بائک کو بھگا دوں۔ تقریباً 1 منٹ تک یہ منظر میرے سامنے موجود تھا اور وہ جو چڑیل تھی جو کہ میری بیوی کے روپ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، نہ صرف وہ اس 1 منٹ میں وہ کھڑی ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اس نے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی یا میری طرف بڑھ رہی تھی، مسلسل پایلوں کی یا گھنگروؤں کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے سن رکھا تھا کہ یہ جو چڑیلیں ہوا کرتی ہیں ان کے پاؤں نہ صرف الٹے ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ عام طور پہ پایل یا پازیب پہنا کرتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہی تھی ویسے ویسے بس میں چاہ رہا تھا کہ جیسے تیسے کچھ پڑھوں اور یہاں سے بھاگ نکلوں۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اسی دورانیے میں پیچھے سے ایک ہارن کی آواز آئی اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی گاڑی ہے یا شاید پولیس کی گاڑی ہے جو پیچھے سے میری طرف آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی ہارن بجا اور میں نے پلٹ کے دیکھا تو واقعی میں ایک پولیس کی گاڑی تھی جو میرے بالکل پیچھے آ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ خیر اس میں سے پولیس والے نکلے اور باہر نکل کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب سب خیریت تو ہے، آپ اتنی رات میں یہاں پہ کیا کھڑے ہوئے اور وہاں پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جب میں نے اس طرف اشارہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہاں پہ کوئی عورت موجود ہے جو کہ شاید چڑیل ہے، تو میری بات سن کے ہنسنے لگے۔ میں نے جب ان کو کہا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ عورت کون ہے تو کہنے لگے بھائی آپ کدھر اشارہ کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی عورت موجود نہیں ہے۔ اب جب میں نے پلٹ کے واپس اسی درخت کے نیچے دیکھا جہاں پہ ابھی وہ عورت یا چڑیل موجود تھی تو وہاں پہ نہ کوئی چڑیل موجود تھی نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان موجود تھا۔ خیر میں نے مسلسل آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ان پولیس والوں سے معذرت کی اور جیسے تیسے گرتا پڑتا میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ یہ بتاتے کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے 103 104 بخار ہو چکا تھا اور تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے تک میں شدید بیمار رہا۔ اس دورانیے میں میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو سسرال لینے جاؤں۔ میں نے اپنی بیوی کو ویسے بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے یا میں مکمل طور پہ نارمل نہ ہو جاؤں تم وہیں پہ رکی رہو۔ بالآخر جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو میں ہمت کر کے اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو لے کے واپس آ گیا۔ آج بھی ہم اس علاقے میں اسی ایریے میں رہا کرتے ہیں اور آج بھی اکثر جب میرا اس درخت کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ وہ کھڑی بھی ہے اور میرا نام لے کے مجھے پکار رہی ہے۔
गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर हो सके तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी दे और हमारे मसाइल मुश्किलात दूर फरमाएं। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।